Hello, children in our SST class. Today we will start chapter number 6, which is Political Features of India. So, here in this chapter, we will discuss about central and state government, states and union territories, and neighboring countries of India. So, let's begin. Miss Farah pointed to the map behind her. We know that there are 7 continents. India lies in the continent of Asia. मिस फराह ने अपने पीछे लगे हुए मैप की ओर इशारा करते हुए कहा कि हम सभी ये जानते हैं कि यहाँ अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है. वाओ, सेड पियाली, इंडिया लुक्स रियली बिग. तभी प्याली ने कहा, वाह, भारत सही में बहुत बड़ा दिखता है. मिस फराह स्माइल्ड एंड सेड, यस, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. प्याली की बात सुनकर मिस फराह मुस्कुराते हुए कहती हैं कि हाँ, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है. बच्चों, क्या आप जानते हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो है रशिया. It is so big that along with its neighbors, it is called a subcontinent. और भारत इतना बड़ा है कि इसके पड़ोसियों के साथ मिलकर इसे उपमहाद्वीप यानी कि सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है. India is also the second most populous country in the world, which means a large number of people live here. भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश भी है, यानी कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. बच्चों, तो क्या आप बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है? तो वो है चाइना. Pointing at the map, Miss Farah added, on the map we can see our neighboring countries too. मैप की ओर इशारा करते हुए मिस फराह ने कहा, मैप पर हम अपने पड़ोसी देशों को भी देख सकते हैं. ऋषि said, we have oceans on 3 sides, the Bay of Bengal to the east, the Indian Ocean to the south and the Arabian Sea to the west. तभी ऋषि ने कहा, हमारे इंडिया के तीनों तरफ ओशंस हैं. ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है और वेस्ट में अरेबियन सी है. वेल डन ऋषि, सेड मिस फराह. मिस फराह ऋषि को वेल डन कहती हैं. Now I would like you and the rest of the class to look at the map and name the neighboring countries and their directions with relation to India, just like you did with the oceans. मिस फराह कहती हैं कि अब मैं चाहूँगी कि ऋषि, आप और पूरी क्लास इस मैप को देखें और भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताएं. साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि ये भारत के किस डायरेक्शन में स्थित है, जैसे ऋषि आपने अभी ओशंस के बारे में बताया था. तो चलिए बच्चों, हम भारत के नेबरिंग कंट्रीज और उसके डायरेक्शन को इस मैप से समझते हैं. बच्चों, हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका. तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम डायरेक्शन के साथ इसको अच्छे से समझेंगे. पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हैं. बच्चों, हमने डायरेक्शंस में पढ़ा था, जब भी हम मैप्स को देखते हैं तो मैप्स का ऊपर का पोर्शन नॉर्थ होता है, नीचे का साउथ, इस तरफ का ईस्ट और इधर का हमारा वेस्ट साइड होता है. तो बच्चों, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन को हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं. और अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में है, भूटान हमारे
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जगह नॉर्थ ईस्ट। और चाइना की बात करें तो चाइना हमारे नॉर्थ से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट तक है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा कंट्री है। ये नॉर्थ डायरेक्शन से लेके नॉर्थ ईस्ट के पोर्शन तक को कवर करता है हमारे। बांग्लादेश और म्यांमार को हम ईस्ट में देखेंगे। ये हमारा बांग्लादेश और ये हमारा म्यांमार, जो कि हमारे इंडिया के ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। ये मालदीव्स और इधर श्रीलंका, ये हमारे साउथ में है। अगर हम इसे सब डायरेक्शन के हिसाब से देखें तो ये जो श्रीलंका है हमारे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, उसके हिसाब से श्रीलंका हमारे साउथ ईस्ट जोन में पड़ता है और मालदीव्स जो है वो हमारे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। Looking after places and people, Miss Farah told the children that India is divided into 28 states and 8 union territories. मिस फराह ने बच्चों से कहा कि भारत 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है। They were a bit confused about why the country needed to be divided into smaller regions. इस बात को सुनकर बच्चे थोड़े कंफ्यूज थे कि इंडिया को छोटे छोटे एरियाज में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। This is what Miss Farah had to say. Why is your class divided into sections? मिस फराह का कहना था कि आपके क्लास को सेक्शंस में क्यों बांटा गया है। Why don't we have just one huge class for all the students of class 3? हमारे पास क्लास 3 के सभी स्टूडेंट्स के लिए केवल एक बड़ी क्लास क्यों नहीं है। That would mean too many children. इसका मतलब कि बहुत सारे बच्चे। We would need a huge classroom. हमें उन सभी को बिठाने के लिए एक बहुत बड़े क्लासरूम की जरूरत होगी। Nobody would be able to hear a thing. इतने बड़े क्लासरूम में कोई भी बच्चा किसी भी बात को अच्छे से सुन नहीं पाएगा। It would be difficult for the teachers to look after so many children at a time. और एक टाइम में इतने सारे बच्चों की देखभाल करना भी तो टीचर्स के लिए मुश्किल होगा। मिस फराह नोडेड हर हेड। मिस फराह जो है वो अपने सिर को हिलाती हैं। She went on to explain that for the same reasons a country as big as India with so many people living in it needs to be divided into smaller parts. These are called states. उन्होंने आगे बताया कि इन्हीं कारणों से भारत जैसे बड़े देश को, जिसमें इतने सारे लोग रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने की जरूरत है। इन्हीं पार्ट्स को हम स्टेट्स कहते हैं। Each state has a government which is comprised of a group of people who look after the needs of the area. हर स्टेट में एक गवर्नमेंट होती है जिसमें कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो उस एरिया के या वहाँ रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को देखते हैं। इसे स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। This is known as the state government. Every state has a capital and all the important officials of the government such as the governor, the chief minister and the other ministers stay here. हर स्टेट की एक राजधानी यानी कि कैपिटल होती है और स्टेट गवर्नमेंट के सभी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य दूसरे मंत्री भी यहाँ रहते हैं। Now the children started wondering each of the 28 states would have its own rules and regulations. अब बच्चे सोचने लगते हैं कि 28 स्टेट में से हर स्टेट के अपने नियम और कानून यानी कि रूल्स और रेगुलेशन होंगे। Like in school, each class follows its own timetable and rules. Miss Farah smiled at her curious class. जैसे कि स्कूल में
हर क्लास अपनी टाइम टेबल और रूल्स को फॉलो करती है। उसी तरह बच्चों, हर स्टेट भी अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करती है। मिस फराह अपनी जिज्ञासु क्लास में मुस्कुराई। She explained, therefore we have our principal and staff to see that everyone follows the rules. उन्होंने समझाया, इसलिए हमारे पास हमारे प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर्स हैं जो देखते हैं कि हर कोई रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। Similarly, to run the country, we have the union or central government at the center or the capital at New Delhi. इसी तरह पूरे देश को चलाने के लिए हमारे पास यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट है जो देश की राजधानी नई दिल्ली से सारा काम करती है। It sets the law and rules for the whole country. और ये यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाती है। The central government is made up of the president, the vice president, the prime minister and the other ministers. सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य दूसरे मंत्रियों से बनी होती है। She also told them that the union territories are smaller than the states. मिस फराह ने बच्चों को यह भी बताया कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, यह स्टेट के कंपैरिजन में काफी छोटे एरियाज होते हैं। These areas are directly controlled by the central government. इन यूनियन टेरिटरीज पर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। The national capital territory of Delhi is also a union territory. दिल्ली जो कि भारत देश की राजधानी है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। बच्चों, हम एक मैप में अपने इन 8 यूनियन टेरिटरीज को देखेंगे। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरी को दिखा रहा है। ये हमारा पहला जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लक्षद्वीप आइलैंड्स, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दिल्ली और लद्दाख। ये हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सारे एरियाज पे डायरेक्टली कौन रूल करता है, किसका रूल रेगुलेशन चलता है बच्चों? वो है यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। आवर कंट्री इज बिग। हमारा देश भारत बहुत बड़ा है। वी लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बट आर अ पार्ट ऑफ वन बिग फैमिली। हम सभी देश के अलग अलग हिस्से में रहते हैं, लेकिन हम सभी एक बड़े परिवार का हिस्सा हैं। The different places have different landforms and climate. This affect the way of life in these places. जैसा कि हमने पढ़ा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं और क्लाइमेट है। We wear different kinds of clothes, live in different kinds of houses, eat different foods and speak different languages. हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के घरों में रहते हैं, अलग तरह के खाना खाते हैं और हमारे अलग अलग तरह की भाषाएं हैं और हम अलग अलग तरह की भाषाओं को बोलते हैं। बट वी आर ऑल इंडियंस एंड आर प्राउड टू बी सो। लेकिन हम सभी इंडियंस हैं, भारत के नागरिक हैं और हमें ऐसा होने पर गर्व है। It is fun to know about these different ways of life. इस लाइफ के इन अलग अलग तरीकों के बारे में जानना काफ़ी मज़ेदार है। As we move on to read about some important cities of India, we will
See examples of this. आगे आने वाले चैप्टर्स में बच्चों जब हम भारत के कुछ इम्पॉर्टेंस सिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन सभी चीज़ों के एग्जाम्पल्स देखने को भी मिलेंगे. So my dear children, here chapter 6 has been completed. You have to read this chapter one more time at your home. Till then, goodbye. Have a nice day. Bye.